बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और याद रखें स्टूडेंट, जो आज मैं आपको बातें बताऊंगा ये चीज़ें आपके आने वाले 4-5 टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इसको गौर से देखना है, इसको नोट भी करना है साथ साथ। तो देखें, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक साइजेस। सबसे पहले तो एक बात समझ लें आप लोग, एटम जो है ये स्फेरिकल माना जाता है, मतलब इसको गोल माना जाता है, जो अंदर से खोखला होता है, जैसे बॉल होती है। मतलब एक चीज़ सर्कल होती है, ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल अंदर से कोई चीज़ होलो, खोखली को कहते हैं। तो एटम को स्फेरिकल माना जाता है, लेकिन जो एटम का साइज है ना, अकेले एटम का, वो मालूम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। इसलिए हम मालूम करते हैं या तो उसके आयनिक रेडियस को, या फिर कोवेलेंट रेडियस को, या फिर हम मालूम करते हैं वैन डर वाल रेडियस को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई। वन इज कॉल्ड रेडियाई, रेडियस की जमा को कहते हैं, प्लूरल है ये। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन जो हमारे पास थर्ड टाइप का रेडियस होता है वो होता है वैन डर वाल रेडियस। तो उसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं? द रेडियस, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेडियस ऑफ an atom while considering it to be spherical। किसी एटम का रेडियस जब हम इसको स्फेरिकल मान लें, दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। मतलब ये उसके एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होगी सिंपल में। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हम एटॉमिक रेडियस को, इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक रेडियस को फाइंड क्यों नहीं कर सकते? व्हाई वी कैन नॉट डिटरमिन द रेडियस ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, गौर कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। व्हाई वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल मीन इनफरादी, अकेले एटम का हम साइज मालूम क्यों नहीं कर सकते, प्रीसाइजली क्यों नहीं मालूम कर सकते? देखें, इसीलिए तो फिर हम आयनिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है अकेले एक एटम का, ये मालूम करना पॉसिबल नहीं होता। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी स्टूडेंट पहली जो वजह है, आंसर में जो आप लिखोगे, तो वो आप लिखोगे द प्रोबेबिलिटी, इम्कान को कहते हैं, पाए जाने की एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। इसको बुक में भी लिखा हुआ है, बुक वाली वर्डिंग भी आप याद कर सकते हो, पॉइंट बना के उसने लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं पहले पॉइंट को, कि हम अकेले एटम का साइज क्यों नहीं मालूम कर सकते। द फर्स्ट रीजन इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। सपोज करें, इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूं, सपोज करें ये मेरे पास न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहां 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 यहां, ठीक है, कहीं पे भी इस तरह हो सकता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करता है, उस जगह को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस विल बिकम एन एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बस यहां से यहां वाले एरिया में, कभी कभी वो यहां पे भी हो सकता है। देयर मे बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई पहली वजह ये बनी कि हम अकेले एटम का साइज जो है वो मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक शार्प बाउंड्री में नहीं होते, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, और वो कभी भी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर फासले पे हो सकते हैं। कभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी लार्ज डिस्टेंस जीरो नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो लिहाजा हम यहां से लेके यहां तक रेडियस कहें या यहां से लेके यहां तक, तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर पता नहीं चलता। ये पहली वजह है कि हम इलेक्ट्रॉन अकेले का, एटम अकेले का साइज मालूम नहीं कर सकते। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात, अब अकेला एटम तो रहता ही नहीं, अकेला एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता।
जिन नोबल गैसेस की हम बात करते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, वो गैसेस भी दूसरे अपने जैसे एटम्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रखती हैं। इसका मतलब अकेला एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसको साथ वाले एटम जो है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन इंडिविजुअल एटम may disturb by nearby atoms। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस एटम का, अगर यहां पे साथ में कोई एटम मौजूद है उसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा ना, तो ये एक दूसरे के क्लाउड को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। यही वजह थी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन इंडिविजुअल एटम में डिस्टर्ब बाय नियर बाय एटम्स। तो नियर बाय एटम्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए हम अकेले एटम का जो साइज है वो सही से मालूम नहीं कर सकते। सो देयर आर टू रीजंस कि हम एटम का साइज, इंडिविजुअल एटम का साइज मालूम नहीं कर सकते। आपने बताना है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है अराउंड द न्यूक्लियस वो कभी भी जीरो नहीं होती एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। एंड द सेकंड इज दैट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द इंडिविजुअल एटम इज डिस्टर्ब बाय द नियर बाय एटम्स, सो वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। सो ये तो हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने ये भी देख लिया कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो अकेले एटम का मालूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, आप जब मैट्रिक में थे तो आपने पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में पढ़ा होगा। अब हम ये भी देख लेते हैं जो एटम का साइज होता है वो किस तरह ग्रुप में वेरी करता है और पीरियड्स में वेरी करता है। इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करूंगा, गौर से देखना बेटा आपने। तो देखो एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहलाता है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी इसको नाम दिया जाता है, उसमें एटम का साइज किस तरह से वैरी करता है, मतलब वो किस तरह से चेंज उसमें आता है। तो इसमें आप देख लें एटम का साइज वैरी किस तरह से करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स, अब ग्रुप्स जो होते हैं ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये कितने ग्रुप्स हैं इसकी पूरी डिटेल हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। वैसे हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिनको अरेबिक में 1 से 18 तक लिखा जाता है। तो मैं कोई एक ग्रुप की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये अल्कली मेटल का ग्रुप है, ठीक है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, और फिर सीजियम, और लास्ट पे फ्रेंशियम भी होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। वो फ्रेंशियम भी लिखना है तो लिख लें। तो स्टूडेंट याद रखना इस एटम का जो साइज है वो सबसे छोटा है, फिर इसका उससे बड़ा हो जाता है, इसका उससे बड़ा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। मतलब ये हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं ना, दिस इज टॉप ऑफ द ग्रुप एंड दिस इज द बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आते हुए, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बता चुका हूं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में, टॉप टू बॉटम आते हुए एटम का साइज बढ़ता है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि एक तो नंबर ऑफ शेल्स जो है ना, नंबर ऑफ शेल्स ये इंक्रीज कर जाते हैं टॉप टू बॉटम। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, मतलब इसके हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल है, लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं यूं, ठीक है, पोटेशियम के अंदर यूं 4 शेल्स हैं, रुबीडियम के अंदर इस तरह 5 होंगे, फिर इस तरह ये 6 होंगे, फिर इस तरह से ये 7 होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज, जिससे एटम का साइज बढ़ जाता है। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट भी टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट होता है, जैसे मैं आप यहाँ पे 2 एटम बना लेता हूँ। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, इसका ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे एक दूसरा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके ये पहले शेल में है और ये यहाँ पे आखिरी शेल में है। तो देखो
न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो आखिरी ये वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर यहां पे अट्रैक्शन है ज्यादा, ठीक है, जाहिर बात है ये इसके बिल्कुल करीब है, लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन पे उतनी अट्रैक्शन नहीं रखता, ये अट्रैक्शन यहां पे क्या रहेगी, कम रहेगी। इसकी वजह बनी है ये वाला जो अंदर वाला शेल है, ये अंदर वाला शेल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की कशिश को कम कर रहा है। इस इफेक्ट का नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो शेल है ना, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को न्यूक्लियस से कम कर रहा है, इस इफेक्ट का नाम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्ड कर गया न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कशिश को। तो यहां पे चूंकि शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कशिश कम हो रही है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। सो शील्डिंग इफेक्ट इज दी decrease in electrostatic force between the nucleus and outermost electron due to inner shell electrons. So इसको अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आगे आने वाले लेक्चर्स में जब जरूरत पड़ेगी मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि टॉप टू बॉटम जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर साइज जो है वो एटम का इंक्रीज करता है ग्रेजुअली। अब हम आ जाते हैं पीरियड्स में। तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, ग्रुप्स में तो मैंने आपको बता दिया है, पीरियड्स में, पीरियड्स हम हॉरिजेंटल रोज को कहते हैं, हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। सो देयर आर 7 पीरियड्स, उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेकंड पीरियड। उसको आप देख लें, उसमें स्टूडेंट लिथियम पहला एलिमेंट है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन होती है हमारे पास। ऑलराइट, अब यहां पे जो देखने वाली चीज है वो आप देखो यहां पे एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। एक बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर इसके अंदर 2 शेल्स है ना तो ये 2 ही रहेंगे, ठीक हो गया। लिथियम के अंदर अगर 2 शेल्स हैं तो ये 2 ही रहेंगे, बेरिलियम के अंदर अगर 2 शेल हैं वो भी 2 रहेंगे, बोरोन के अंदर अगर 2 शेल हैं वो भी 2। तो नंबर ऑफ शेल्स तो यहाँ पे चेंज होते ही नहीं, नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं पूरे पीरियड के अंदर। हाँ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज, द वर्ड इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ग्रेजुअली ये इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे इसके अंदर 3 है, फिर ये जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। इसके अंदर 3 प्रोटॉन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बतदरीज प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़े ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज कोलैप्स कर जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। यही वजह है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो हमारे पास जो एटम का साइज है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो पीरियड में रहते हुए एटम का साइज लेफ्ट टू राइट करता है डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम करता है इंक्रीज। अच्छा, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था टॉप टू बॉटम, लेकिन यहाँ पे डोमिनेट फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, बल्कि क्या है, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स चूंकि सेम रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट में चेंज नहीं आता, या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, ज्यादा होने की बजाय कम पीरियड में। और न्यूक्लियर चार्ज चूंकि बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर, तो यही वजह है लेफ्ट टू राइट एटम का साइज हो जाता है कम और टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ जाता है। इसको आपने अभी याद रखना है, ये आने वाले टॉपिक्स में हमारे काम आएगा। तो अभी हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आयोनिक रेडियस। तो अब हम मूव करते हैं आयोनिक रेडियस पे कि आयोनिक रेडियस क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, द रेडियस ऑफ आयन। आयन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या आ जाता है तो फिर उसको हम आयन कहते हैं। द रेडियस ऑफ एन आयन वाइल कंसीडरिंग इट टू बी
स्फेरिकल। मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी थी एटॉमिक रेडियस की, ये उससे मिलती जुलती है। वहाँ पे आपने एटम लिखा था, यहाँ पे सिर्फ आपने वर्ड आयन यूज़ किया है। ठीक हो गया, बाकी सारी डेफिनेशन वही। जब हम किसी आयन को स्फेरिकल यानी गोल तस्वर करते हैं, उसके रेडियस को हम आयनिक रेडियस कहते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स में कुछ लिख देता हूँ। सोडियम का जो आयन होता है उसका रेडियस होता है 95 पिकोमीटर एंड 1 पिकोमीटर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का जो रेडियस है वो 181 पिकोमीटर होता है और 1 पिकोमीटर फिर से वही वैल्यू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है इसको हम केटायन कहते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था हम लोगों ने। और जो नेगेटिव आयन होता है इसको एनायन कहते हैं। ठीक है। चूँकि जो आपका पॉजिटिव आयन होता है ये कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड की तरफ जाने की वजह से इसको कैटायन कहते हैं, और ये एनोड की तरफ जाता है इसलिए इसको एनायन बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरी डिटेल में, इसकी पूरी डिटेल्स कि आयनिक रेडियस को हम किस तरह से मालूम करते हैं और किस तरह से जो पॉजिटिव कैटायन है उसका रेडियस आता है, नेगेटिव आयन का किस तरह से रेडियस आता है। तो देखो, सपोज करो मेरे पास, अच्छा ये सोडियम एटम है, इस पे पॉजिटिव, अब ये आयन बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये यहाँ पे क्लोराइड आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये मैंने जो यहाँ पे सोडियम आयन जो बनाया है ये छोटा इसलिए बनाया, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाए। देखें, ये यहाँ पे आप सपोज कर लो सोडियम आयन है और ये यहाँ पे क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा है, ये देखें आप। ठीक है। और सोडियम आयन का साइज़ छोटा है। ये क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको जस्टिफाई करके बताऊँगा। तो देखें, ये वाला जो फासला है इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस से, इसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस आर। ये यहाँ तक क्या कहलाता है? आयोनिक रेडियस आर, यानी आर इज द आयोनिक रेडियस। और अब ये बराबर होगा दो रेडियाई के। एक रेडियस होगा पॉजिटिव कैटायन का, इसको हम आर पॉजिटिव बोल देंगे, और एक हमारे पास रेडियस होगा नेगेटिव एनायन का, इसको हम आर नेगेटिव बोल देंगे। तो ये बराबर होगा आर पॉजिटिव प्लस में आर नेगेटिव। तो जो हमारे पास आयोनिक रेडियस होता है वो पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन के रेडियस का सम होता है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी जाता है इस तरह से, इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन होता है, जो कैटायनिक रेडियस है, कैटायनिक रेडियस मीन पॉजिटिव आयन का रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जिस एटम से ये कैटायन बना होता है उससे कैटायनिक रेडियस हमेशा छोटा होता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो सोडियम है ना, सोडियम एटम है ना, इसका रेडियस होता है 1, अच्छा मुख्तलिफ बुक्स में ये मुख्तलिफ तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका एक्चुअल है वो 156 पिकोमीटर होता है। सोडियम का अपना जो रेडियस है 156 पिकोमीटर है। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है मुख्तलिफ बुक्स में। तो अगर हम इसके आयन की बात करते हैं, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका रेडियस रह जाता है 95 पिकोमीटर। तो यही मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जो कैटायन का रेडियस है 95 पिकोमीटर वो अपने पेरेंट एटम यानी सोडियम के एटम से कम है। अब इसकी क्या लॉजिक है, क्या इसकी रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 11 है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन, जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो अभी इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये एटम का न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर आखिरी शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका साइज जो है आफ्टर लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन इसमें से ये निकल गया। तो आप चेक करो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे रह जाएंगे 8। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि अब इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही हैं, प्रोटॉन में तो चेंज नहीं आया 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10।
तो एक तो यहाँ पे ये फर्क पड़ा कि प्रोटॉन अब ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया, ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करें। तो 11 प्रोटॉन की 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू 11 प्रोटॉन की 11 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन। तो एक तो अट्रैक्शन बढ़ गई, क्यों बढ़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन बढ़ गए। और यहाँ पे एक और भी चीज चेक करें, यहाँ पे शेल थे 1 2 3 और इसमें है सिर्फ 1 2, तो एक शेल भी कम हो गया। तो दो रीजन होती हैं कैटायन के रेडियस के कम हो जाने की, या तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाने से प्रोटॉन की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा हो जाती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, कभी कभी जैसे यहाँ पे सोडियम के केस में शेल ही रिमूव हो जाता है, बाज़-औक़ात इस तरह होता है, बाज़-औक़ात नहीं होता। तो शेल रिमूव हो जाने से भी साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो देयर आर 2 रीजंस, 1 दी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दी प्रोटॉन्स एंड रिमेनिंग लेस इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई, तो इसलिए एटम का साइज छोटा होता है। एंड समटाइम्स इलेक्ट्रॉन में बी लूज इट्स इलेक्ट्रॉन शेल, सो दैट इज वाई जो कैटायन का रेडियस होता है वो अपने असल पेरेंट एटम से छोटा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो एनायन का रेडियस है वो क्यों अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो यहाँ इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जस्टिफाई करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कैटायन का तो रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटा था, लेकिन एनायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है। एनायनिक रेडियस is greater than its parent atom। एनायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। अब इसकी क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें क्लोरीन हमारे पास है, इसका रेडियस होता है हमारे पास 99 पिकोमीटर, 99। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इससे बन जाता है Cl नेगेटिव। तो अब इसका जो रेडियस है वो चेंज होकर 99 से 181 पिकोमीटर बन जाता है। अब इसकी क्या रीज़न है, देखें स्टूडेंट, जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, चलो पहले मैं ये बता देता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन 17 होंगे इसमें, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। तो इसका एटम यूँ बना सकते हैं हम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे जब ये क्लोरीन का एटम था। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे प्रोटॉन तो उतने ही है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए हैं, 18। अब 2 वजूहात हैं यहाँ पे भी, एक तो इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया जिससे प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन उतनी नहीं रही जितनी 17 की 17 पे थी। और दूसरा ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन आया ना आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन ने आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो किया ना। तो 2 वजूहात बनती हैं कि एनायन जो होता है उसका रेडियस अपने पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। पहली वजह, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं, नंबर 1, जिससे अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की। और दूसरी वजह ये होती है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में आता है उसके रिपल्शन की वजह से जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज बड़ा हो जाता है। यही वजह है, इसका साइज यहाँ पे 99 पिकोमीटर था, लेकिन इसका जो एनायन है उसका साइज 181 पिकोमीटर आ गया। तो ये बढ़ जाने की वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज़ है, उसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉन, बस ये आज के लेक्चर का ये आखिरी पॉइंट है, इसको आपने गौर से समझना है, इंपॉर्टेंट भी है ये, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं। आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीन जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे आयंस जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हों आर कॉमनली नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। दोज आयंस हैविंग सेम number of electrons are called isoelectronic ions। ऐसे आयंस जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखें आप सोडियम, मैं यहाँ पे मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, ये 3 एटम हैं। देखें इसके पास, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने, 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने थे इसके पास, स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 होंगे। अच्छा, अब हम मैग्नीशियम पे आ जाते हैं।
मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन थे 12, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 12 थे। एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं, प्रोटॉन 13 होंगे, जाहिर बात है एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन भी फिर कितने होंगे 13। ये तो तब थे जब ये एटम है ना। अगर सोडियम से सोडियम आयन बन जाए Na+ और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन जाए Mg+2, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लूज कर सकता है तो Mg+2 बनेगा, और एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये Al+3 बन सकता है। तो अब देखते हैं इनके पास प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने। तो सोडियम आयन के पास प्रोटॉन तो उतने ही है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए 10। मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन तो 12 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए वो 10। इसके पास प्रोटॉन तो 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इट हैव ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग। तो देखें आप सारे जो ये तीनों आयन्स हैं इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी Na+, Mg+2 और Al+3 तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो दीज स्पीशीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। मेरा आपसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टूडेंट मुझे बताएं सबसे छोटा साइज किस आयन का होगा। आई रिपीट इट अगेन, सबसे छोटा साइज किस आयन का होगा, सोचें। देखें सबसे छोटा इस एल्यूमिनियम आयन का होगा साइज, ये साइज जो होगा ना ये इस तरह होगा, Na+ सबसे बड़ा होगा, Mg+2 उससे छोटा होगा और Al+3 सबसे छोटा होगा। उसकी वजह यह है, देखें यहाँ पे प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। यहाँ पे 12 की 10 पे काफ़ी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी एल्यूमिनियम में थी, और यहाँ 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पे होगी, तो इसलिए इसका साइज सबसे छोटा रहेगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट। आई होप के लेक्चर समझ आ गया होगा। नोट अच्छे से कर लेना है, बुक से रीड कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।